नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी आज बिहार में शहरी अवसंरचना से जुड़ी 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होने वाले इस समारोह के दौरान जिन परियोजनाओं का शिलान्यास होना है, उनमें से 4 परियोजनाएं जल आपूर्ति से संबंधित हैं। साथ ही 2 जलमल शोधन संयंत्र व 1 परियोजना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से संबंधित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एलएसी पर भारत और चीन सैनिकों के बीच जारी गतिरोध को लेकर संसद में बयान दे सकते हैं। विपक्ष द्वारा इस मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग के बीच ये बयान काफी महत्व रखता है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह की हाल ही में मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री बेई फेंगहे के साथ मुलाकात हुई थी। देश में कृषि सुधारों और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर लोकसभा में 3 बिल पेश किए गए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संवर्धन और सरलीकरण बिल, किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण बिल और आवश्यक वस्तु विधेयक पेश किया है। इन्हें 5 जून को लाए गए अध्यादेश के स्थान पर कानूनी जामा पहनाया जाएगा। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान सपा सांसद जया बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने की कथित साजिश को लेकर नोटिस दिया है। उन्होंने कहा है कि इसी फिल्म इंडस्ट्री के नाम कमाने वाले उसी को गटर कह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार ऐसे लोगों से कहे कि वे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच आमने सामने वाली सभी जगहों पर तनाव चरम पर पहुंच गया है। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच मॉस्को में 5 सूत्री सहमति के बाद 5 दिन बाद भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर शीर्ष की बातचीत से भी समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन की सेनाएं एलएसी पर डटी हुई है। एलएसी पर तनातनी के बावजूद चीन ने अब पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम तेज कर दिया है। 1 महीना पहले भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे के पास ऐसे ही केबल बिछाए जाने की जानकारी दी थी। इससे चीन की सेना को अग्रिम मोर्चे पर तैनात भारतीय सैन्य ठिकानों की असली स्थिति का पता चल सकेगा। चीन की नई करतूत का खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। भारतीय युद्धपोत ने उत्तरी अरब सागर में अमेरिका नौसेना के टैंकर से ईंधन भरने का काम किया। ये समझौता 2 देशों को करीब मिलाकर काम करने और एक दूसरे के बेस का इस्तेमाल करने की अनुमति के अनुसार किया गया है। आपको बता दें कि 2016 में भारत और अमेरिका के बीच लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट का समझौता हुआ था। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने चीन को मात देते हुए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल से जुड़े आयोग में जगह बना ली है। ये आयोग महिलाओं की स्थिति पर काम करता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने ये जानकारी दी है। त्रिमूर्ति ने कहा है कि भारत ने प्रतिष्ठित CSW में सीट हासिल की है। भारत में महिलाओं की स्थिति पर आयोग का सदस्य चुना गया है। केंद्र सरकार स्कूटर्स इंडिया समेत 6 सरकारी कंपनियों को बंद करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 20 केंद्रीय कंपनियों और इनकी यूनिट में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है, जबकि 6 कंपनियों को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। इनमें स्कूटर्स इंडिया, हिंदुस्तान प्रीफैब समेत 6 कंपनियां शामिल हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत ने आदित्य ठाकरे का नाम लेकर सीएम उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की समस्या है कि मैंने सुशांत के हत्यारों, मूवी माफिया और ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ किया है, जिनके साथ उनका प्यारा बेटा पार्टी करता है। ये मेरा सबसे बड़ा अपराध है, इसलिए उद्धव ठाकरे मुझे निपटाना चाहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कौन किसको निपटाता है। भारत में कोरोना महामारी से अभी तक 80,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि संक्रमितों का आंकड़ा 50 लाख के करीब पहुंच गया है। देश में पिछले 24 घंटे में 83,809 नए मामले सामने आए, जबकि 1,054 लोगों की जान चली गई। अच्छी खबर यह है कि 24 घंटे में 79,292 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में 2 सितंबर से लगातार हर दिन 1,000 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 2,93,70,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 9,31,074 लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया में 24 घंटे में कोरोना के 1,80,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 3,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। अच्छी बात यह है कि 2,11,80,084 लोग ठीक भी हो चुके हैं। राहुल गांधी ने लॉकडाउन और प्रवासी मजदूरों पर मोदी सरकार से सवाल पूछा है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को मानसून सत्र के दौरान सदन के पटल पर इसका रिकॉर्ड रखना चाहिए, ताकि देश की जनता के सामने सच्चाई सामने आ जाए। लॉकडाउन के दौरान कितने प्रवासी मजदूरों ने अपनी जान गंवाई है, साथ ही कितने लोगों की नौकरी गई है। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने एक बार फिर सीएम नीतीश पर सवाल खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही इस मामले में चिराग ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसमें चिराग ने कहा है कि बिहार की जनता सीएम नीतीश के कामकाज से खुश नहीं है। इस नाराजगी के चलते बिहार चुनाव के रिजल्ट का गणित बिगड़ सकता है।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दहशतगर्दों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह तड़के पुलवामा के मारवाल इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है। कश्मीर जोन के एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि पुलिस और सुरक्षा बल ने मोर्चा संभाला हुआ है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग की 2 सदस्यीय टीम पटना पहुंच गई है। टीम ने अलग अलग जिलों में चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। चुनाव उपायुक्त सुदीश जैन और चंद्रभूषण कुमार की टीम ने सोमवार को 2 दौरे की बैठक में मुजफ्फरपुर और पटना में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। टीम आज भी बिहार में ही रहेगी। पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए आज ऑनलाइन परीक्षा हो रही है। दोनों पालियों में परीक्षा शुरू होने से पहले सभी कक्ष, कंप्यूटर, टेबल और कुर्सी को सैनिटाइज किया गया है। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में पर्स व जेवर लाने पर पाबंदी है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की थर्मल स्कैनिंग की गई। इसके बाद मेटल डिटेक्टर से जांच भी की गई है। दक्षिण भारत में हिंदी दिवस को लेकर विरोध अब भी जारी है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने हिंदी दिवस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि गैर हिंदी भाषाओं के लिए इसमें क्या है। उन्होंने हिंदी दिवस को अन्य भाषा बोलने वाले लोगों पर हिंदी थोपने का चालाकी भरा कदम बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पाटकर ने कोरोना संकट को देखते हुए विशेष कानूनों के तहत महाराष्ट्र की जेलों में बंद कैदियों को अंतरिम जमानत देने की गुहार लगाई थी। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की पीठ ने पाटकर की याचिका पर परीक्षण करने का निर्णय लिया, जिसके तहत उच्चाधिकारी प्राप्त समिति को इस संबंध में उचित निर्देश देगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य में बस्तर विशेष बल का गठन करने जा रहे हैं। इसका ऐलान सीएम ने अपने निवास पर आयोजित पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में किया। सीएम ने कहा कि विशेष बल में बस्तर के संवेदनशील क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के स्थानीय युवाओं की भर्ती की जाएगी, ताकि स्थानीय लोगों को राहत मिल सके। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद सिसोदिया ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने कहा कि हल्का बुखार आने के बाद कोरोना जांच कराई थी, इसमें संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। साथ ही उन्होंने संपर्क में आने वालों को कोरोना जांच कराने की सलाह दी है। समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव के खिलाफ जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया है। मानिकपुर पुलिस ने डीएम के निर्देश पर गैंगस्टर की कार्रवाई की है। मानिकपुर पुलिस ने बताया कि छविनाथ पहले से ही हिस्ट्री सीटर हैं। छविनाथ दलित महिला की पिटाई कर जमीन कब्जाने में लगे थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा पर पुलिस नक्सली मुठभेड़ पर सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश सीएम शिवराज चौहान को चिट्ठी लिखी है। बघेल ने कहा है कि कवर्धा के एक आदिवासी को एमपी पुलिस ने नक्सली बताकर एनकाउंटर किया है, जबकि वो नक्सली नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए। हिमाचल के कुल्लू पुलिस ने नशा तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तस्कर की 42 लाख की संपत्ति सीज कर दी है। पुलिस ने बताया है कि नोक सिंह अपनी मां, पत्नी और 4 बच्चों के साथ टेलर की दुकान चलाता था। वो इसी दुकान से चरस बेचने का धंधा करता था। इसके पास से करीब 4 किलोग्राम चरस बरामद किया गया है। केरल के सबरीमाला मंदिर को दीपावली के बाद आम लोगों के लिए खोलने की सहमति बन गई है। राज्य के धर्मस्व विभाग ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण फिलहाल मंदिर में आम श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे। दीपावली के बाद 16 नवंबर से मंदिर खुल सकता है। मंदिर में दर्शन शुरू करने को लेकर एक विशेष समिति ने कुछ सुझाव दिए। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज मदन बी लोकुर ने कहा है कि जनता की राय पर प्रतिक्रिया के रूप में सरकार बोलने की आजादी पर अंकुश लगा रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार राजद्रोह कानून का सहारा ले रही है। रिटायर्ड जस्टिस ने कहा है कि बोलने की आजादी को कुचलने के लिए सरकार लोगों पर फर्जी खबरें फैलाने के आरोप लगाने का तरीका भी अपना रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अकाउंट से क्लोन चेक के जरिए फर्जीवाड़ा कर निकाले गए 6 लाख रुपए बैंक ने ट्रस्ट के खाते में वापस कर दिए हैं। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने एसबीआई और पीएनबी को पत्र लिख पैसे लौटाने की मांग की थी। अब ट्रस्ट इस घटना के बाद खाता संचालन और पेमेंट को लेकर सजग हो गया है। अब चेक के जरिए कोई भी भुगतान नहीं होगा। गहलोत सरकार राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस का कायाकल्प करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत 200 करोड़ की लागत से 15 मंजिला आईपीडी टावर और कार्डियक सर्जरी सेंटर बनाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने दिल्ली एम्स की तर्ज पर एमएस को डेवलप करने की मंशा जाहिर की है, जिसके तहत अस्पताल में विश्व स्तरीय सुविधाएं देने की तैयारी की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पर चिंता जाहिर की है। अब्दुल्ला ने कहा कि कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी की समस्या को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अब्दुल्ला ने कहा कि पिछले 1 सप्ताह के दौरान कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी खतरनाक और काफी चिंताजनक है।
आंध्र की जगनमोहन रेड्डी सरकार ने केंद्र से अपील की है कि राज्य के विधान परिषद को जल्द से जल्द खत्म करने की कार्रवाई करें। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 27 जनवरी को एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें विधान परिषद को खत्म करने की मांग की गई है। संविधान के मुताबिक विधान परिषद खत्म करने के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक है। आपको बता दें कि 58 सदस्यों की विधान परिषद में वाईएसआर कांग्रेस 9 विधायकों के साथ अल्पमत में है। दिल्ली बवाल में की गई गिरफ्तारियों पर 9 रिटायर्ड आईपीएस अफसरों के साथ ही 36 बुद्धिजीवी लोगों ने सवाल खड़ा किया है। पूर्व अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने कई लोगों पर अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। इसी के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन ये सही नहीं है, इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए। वरिष्ठ वकील और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे प्रशांत भूषण ने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार के दौरान अन्ना हजारे के आंदोलन को बीजेपी और आरएसएस का समर्थन था ताकि यूपीए सरकार का सफाया हो जाए। साथ ही बीजेपी केंद्र की सत्ता में काबिज हो सके। देश के लोगों को इस पर गौर करना चाहिए जो ध्यान नहीं दे रहे हैं। यूपी के चिकित्सा शिक्षा आयुष विभाग के प्रमुख सचिव प्रशांत त्रिवेदी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि शुरुआती दौर में प्रमुख सचिव पर अवमानना का केस बनता है। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश का प्रमुख सचिव ने पालन नहीं किया है। जम्मू क्षेत्र के गत 8 महीने में पाकिस्तान ने 3186 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में ये जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने संघर्ष विराम उल्लंघन के खिलाफ उचित जवाबी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना को वापस लेने की मांग की है। जयराम रमेश ने शून्यकाल में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम का देश भर में विरोध हो रहा है, इसलिए इस मसौदे को वापस लेना चाहिए। ये मसौदा संघीय ढांचे पर प्रहार करार करने वाला है। सीएम योगी ने आगरा के मुगलों की विशेष उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले मुगल म्यूजियम का नाम बदलने का आदेश दिया है। इस म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। योगी ने दावा किया है कि उनकी सरकार हमेशा राष्ट्रवादी विचारधारा को पोषित करती है। ऐसी किसी भी चीज से परहेज किया जाएगा जिससे गुलामी की बू आती हो। योगी आदित्यनाथ ने राज्य की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार सुगमता रैंकिंग को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि निवेशकों और आम लोगों को व्यवस्थाओं का लाभ बस एक क्लिक में मिले। योगी ने कहा कि लाइसेंस प्रक्रिया का पूरी तरह सरलीकरण किया जाना बेहद जरूरी है। सभी विभाग इस संबंध में तेजी लाएं। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा और उनके भाइयों सरजील रजा और अनवर शहजाद पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुख्तार की पत्नी और दोनों भाई संगठित गिरोह के रूप में अपराध करते हैं। अवैध कब्जे समेत कई शिकायतें इन लोगों के खिलाफ मिली हैं। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना काल में दिक्कतें आई हैं, साथ ही नई संभावनाएं भी विकसित हुई हैं। रावत ने कहा कि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए गठित मुख्यमंत्री सलाहकार समूह की पहली बैठक की गई। रावत ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए पीएम मोदी के मंत्र लोकल के लिए वोकल को अपनाना होगा। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि जल जीवन मिशन के 25 कार्यों की पहचान की गई है। इस योजना के लिए 6 राज्यों को चिन्हित किया गया है। इस योजना से 116 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और बुनियादी ढांचा बनाया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि घर लौट चुके लोगों को घर पर ही रोजगार देने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने राज्य में 8000 से अधिक हिंदू पुजारियों को तोहफा दिया है। ममता ने सभी पुजारियों को 1000 रुपए मासिक वेतन और मुफ्त आवास देने की घोषणा की है। ममता ने हिंदी भाषी और आदिवासी मतदाताओं को भी लुभाने का प्रयास किया है। बनर्जी ने कहा है कि उनकी सरकार हिंदी अकादमी और दलित साहित्य अकादमी बनाएगी। कोरोना से प्रभावित आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सरकार शत्रु संपत्ति बेचने पर विचार कर रही है। ये संपत्ति 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य नीलेश शाह ने ये सुझाव दिया है। शाह ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने 1965 में शत्रु संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए कानून बनाया था। पाकिस्तान इस तरह की संपत्ति को 1971 में ही बेच चुका है। भारत पीछे चल रहा है। कृषि अध्यादेश के खिलाफ देशभर के किसानों ने प्रदर्शन किया। पंजाब में किसानों ने अमृतसर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई सड़कों को बाधित कर दिया। अलग अलग किसान संगठनों ने इस अध्यादेश को किसान विरोधी बताया। वहीं भाजपा ने इसे झूठा प्रचार बताया है। केजरीवाल ने झुग्गी वालों को एक बार फिर भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि रेलवे लाइन के आसपास रहने वाले लोगों को विस्थापित नहीं होने देंगे। केजरीवाल ने कहा कि लोगों को घर देने के लिए दिल्ली सरकार केंद्र के साथ मिलकर काम करेगी। केंद्र सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इसकी वजह घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाना और कीमतों पर नियंत्रण रखना है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। बता दें कि दिल्ली में प्याज के दाम 40 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गए हैं। वहीं देश के अन्य हिस्सों में भी प्याज के दाम बढ़े हैं।
गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने नशीले कारोबार को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान साजिशन भारत में नशीले पदार्थ बेच रहे हैं। रवि किशन ने कहा कि पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को बर्बाद करना चाहते हैं। नशे के इस जंजाल में बड़ी संख्या में फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी शामिल हैं। खाद्य मंत्रालय ने 2020-21 के खरीफ सत्र में 496 लाख टन चावल खरीद की उम्मीद जताई है। खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र में चावल की खरीद में 100% की वृद्धि का अनुमान है। वहीं मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और झारखंड में 50% अधिक चावल की खरीद होगी। साईं बाबा का प्रशांति मंदिर 27 सितंबर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। ये प्रसिद्ध मंदिर आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्ती में है। ट्रस्ट के प्रवक्ता ने बताया कि मंदिर के खुलने के बाद से सुबह और शाम की आरती भी होगी। बता दें कि ये वही साईं बाबा हैं जिनके सचिन तेंदुलकर समेत दुनिया भर में लाखों भक्त हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कुछ देश अनुचित लाभ उठाने में व्यस्त हैं। वहीं नई दिल्ली ने महामारी के लिहाज से संवेदनशील देशों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया है। ये भारत की उदारता को प्रदर्शित करता है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 2014 के बाद से देश में राजनीति की संस्कृति को बदल दिया है। अब निर्वाचित प्रतिनिधि अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए काम करने लगे हैं। नड्डा ने पीएम मोदी का जन्मोत्सव मनाने के लिए नोएडा के छपरौली गांव से सेवा सप्ताह की शुरुआत की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।